एक तरफ बारिश में बाढ़ तो गर्मी में चारों तरफ सूखा सूखा। और ऐसा लगता है कि ये खोखले नारे नहीं, लेकिन जो सभ्य समाज है जो कि सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है, समाज के इस वर्ग के लिए आपके पास कोई प्लान है? कोई कैसे गंगा बचेगी भी कि वो भी यमुना की तरह खत्म हो जाएगी? आपने तो एक नई परिभाषा दे दी। हाँ, गंगा हृदय रोग की रोगी है। ये सरकार दांतों के डॉक्टर से इलाज करा रही है। मुझे लगता है कि गंगा के लिए और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तरुण भारत संघ के 50 साल हो रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो इन 50 सालों की ये सारी उपलब्धियां तो हैं ही, और क्या ऐसी खास उपलब्धि है जिसका कि जिक्र आप करना चाहेंगे? ऐसे अगर अनुभव भी हों जो कि इन उपलब्धियों के रास्ते में रोड़ा बने हों। देखो, इस रास्ते में रोड़े तो बहुत बने हैं, उन रोड़ों की बात थोड़ी कम करते हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जी ठीक है। अच्छी बात यह है कि तरुण भारत संघ ने जब जमीन पर अपने काम की समय से सिद्धि प्राप्त कर ली तो उसको लगा कि यार ये काम तो अब अलवर में ही क्यों, जयपुर में ही क्यों, पूरे भारत में होना चाहिए। तो तरुण भारत संघ ने एक जल बिरादरी नाम का संगठन बनाया और पूरे भारत में जल के लिए काम करने वालों को शिक्षित प्रशिक्षित करके एक बड़ी बिरादरी खड़ी कर दी भारत भर में। तो ये क्या ये तरुण भारत संघ की सीमा सिर्फ राजस्थान ही है? तरुण भारत संघ की सीमा केवल राजस्थान है। तरुण भारत संघ, भारत नाम 50 साल पहले इसलिए मिल गया था कि ये पुराना संगठन है, 50 साल पहले। अब तो आप भारत या राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन में लगा नहीं सकते जी। तब तो थी आजादी ये, लेकिन अब इसका कार्य क्षेत्र केवल राजस्थान, इसलिए इन्हें भारत भर में काम करने के लिए एक नया संगठन सन 2000 में बनाया, उसका नाम है जल बिरादरी। अभी 2022 में पूरी दुनिया में स्टॉकहोम में हमसे बहुत लोगों ने अपील की कि भाई आपका जो काम है वो सुखाड़ और बाढ़ की मुक्ति की युक्ति बताता है, सिखाता है, तो आपको ये काम दुनिया में करना चाहिए। तो उन्होंने पीपल्स वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट एंड फ्लड नाम का एक संगठन स्टॉकहोम में घोषित कर दिया और उसका अध्यक्ष हमें बना दिया। तो तरुण भारत संघ और ये जो संगठन है, इस संगठन का भी जन्मदाता वही है। तो ये जो तरुण भारत संघ है, इसने पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उन्मूलन के लिए जल संरक्षण द्वारा नदियों को पुनर्जीवित करने का काम एक छोटे से गांव गोपालपुरा से शुरू करके पूरी दुनिया में फैलाया। जो मैं तो आपको बताना चाहता हूं, खास बात यह है कि तरुण भारत संघ जो काम करता है वो अपने निर्णय से नहीं करता। वो जिनके लिए काम करना है उनके निर्णय से ही काम करता है, उनकी विधि से ही काम करता है, उनके तरीके से ही काम करता है। आज तक 50 साल में तरुण भारत संघ ने अपना कोई भी निर्णय किसी भी समुदाय के ऊपर थोपा नहीं। यानी कह सकते हैं कि काम की सफलता की कुंजी यही है। यही है, क्योंकि ये काम तरुण भारत संघ ने अपने लिए नहीं किया, जिनके लिए काम किया उन्हीं से सीखकर उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया। इसलिए तरुण भारत संघ के ऊपर कभी आर्थिक लायबिलिटीज का बड़ा बोझ नहीं आया।
छोटा मोटा बोझ तो आता ही है, कुछ गरीब लोगों को मदद करनी ही होती है, नहीं तो जिनके काम की जरूरत थी उन्हीं ने खर्च किया, उन्होंने ही अपनी मेहनत लगाई, उन्होंने ही अपना पसीना लगाया। तरुण भारत संघ ने केवल उनको काम का रास्ता बताया। इसलिए ये काम लोक आधारित काम है, लोगों का काम है। ये मेरा काम या तरुण भारत संघ का काम नहीं है। मैं आज आपके सामने कह सकता हूं कि यदि तरुण भारत संघ अपने काम के बारे में कहे तो एक ही बात कह सकता है कि 5 दशकों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उन्मूलन द्वारा वातावरण से जहरीली गैसों को सोखकर बिन वर्षा की जगह पर वर्षा कराने का काम, और सीडलिंग करके नहीं, नेचुरल तरीके से, वो तरुण भारत संघ ने किया है। तरुण भारत संघ ने जब काम शुरू किया था उस जमाने में वहां के लोग गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब न जाने मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये दुख भरे गीत 80 के दशक के हैं, 1980 के दशक के। अब तरुण भारत संघ के काम से गीत बदल गए हैं। अब लोग गीत गाते हैं, बादल आते हैं मेरे गांव में, अब रूठते नहीं है वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू और अब उनको एक पोती भी हो गई है, और मेरी पोती आ गए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, मेरे कुएं में है पानी, खेत में है हरियाली। अब मुझे मालूम है कि मेरा बुढ़ापा मेरे बेटे, बहू, पोते, पोती के साथ खेतों की हरियाली से खुशहाली में गुजरेगा। इसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उन्मूलन। तो आपने इस संस्था का जिक्र किया, बाढ़ और सुखाड़, फ्लड एंड ड्रॉट, पर ये तो चारों तरफ आज देखने को मिल रहा है। एक तरफ बारिश में बाढ़, तो गर्मी में चारों तरफ सूखा। तो इस दिशा में मैं इतना ही कहता हूं, जिस दिन आप मेरे साथ चंबल के गांव में घूम रहे थे 5-6 दिन, तब आपने गांव-गांव में नारे सुने होंगे, बाढ़ सुखाड़ मुक्ति का मॉडल, कोट गांव, कोट गांव, कोट गांव, कोट गांव। बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति सिखाने का मॉडल, मथारा, मथारा, मथारा। और ऐसा लगता है कि ये खोखले नारे नहीं है, हकीकत है। हाँ, क्योंकि ये नारे बनाए नहीं गए, ये नारे लोगों के मन से अपने आप ऊपर आए, और जब मन से अपने आप ऊपर कोई चीज आती है तो वो खोखली नहीं हो सकती, वो तो समय सिद्ध अनुभव से बनती है, और समय सिद्ध अनुभव उसको आगे बढ़ाता और चलाता है। तरुण भारत संघ नदियों को पुनर्जीवित करने का काम लोगों से सीख के 2 दर्जन से ज्यादा नदियों को जिंदा कर पाया। हमारी कोई सरकार कहेगी कि उन्होंने एक नदी को जिंदा किया? उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये काम पैसे का नहीं है, ये काम प्रेम से सीख कर करने का है, इसलिए लोग कर पाए। तो ये जो गांव के अनपढ़ लोग हैं जिनको आप गंवार कहते हैं, उनको तो आपने समझाकर पानी की धारा में जोड़ लिया और उसका उन्हें लाभ भी मिला। लेकिन जो सभ्य समाज है, जो कि सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है, सिर्फ उसका उपयोग नहीं करता
जितना वो उपयोग करता है उससे कई गुना बर्बाद करता है। समाज के इस वर्ग के लिए आपके पास कोई प्लान है, कोई योजना है? आप ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको समझाने के लिए कुछ कर रहे हैं? देखो, सभ्य समाज वो होता है जिसकी अपनी श्रम निष्ठा से अपने को स्वावलंबी बना के जिंदा रखता है। सभ्य समाज उसको कहना बेईमानी है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता हो, जो दूसरों की कमाई खाता हो। आपने तो एक नई परिभाषा दे दी। सभ्य तो वही होगा जो अपनी श्रम निष्ठा से अपने जीवन को स्वावलंबी बना के अपने जीवन को स्वराज्य की राह पर बढ़ाता है। इसलिए सभ्य तो चंबल के वो लोग हैं जिन्होंने अपने पसीने से पानी ला के बागी से किसानी बन गए। सभ्य तो वो सरिस्का के बाहर के चारों तरफ के वो लोग हैं जिन्होंने बाघ की शिकार करना बंद किया और बाघ का शिकार करना बंद कराया और अपने पानी से अपने को खेती करने में जुटाया, बंदूकें छोड़ी। तो भाई समझदार, इज्जतदार, पानीदार तो वो होते हैं जो अपने पसीने से जीते हैं। तमाम देश में ऐसी छोटी नदियां हैं जो कि खत्म हो गई है और समाज ने ही खत्म किया। हालांकि उसमें आप जैसे लोग इतने काम कर रहे हैं और उसमें कई सारी नदियां पुनर्जीवित भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर खत्म हो गई क्योंकि काम इतना बड़ा है कि एक अकेला आदमी, एक सीमा तो होती ही है। मगर जो बड़ी नदियां हैं अब उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है क्योंकि पूरा भार ऐसी ही नदियों पर, ऐसी ही नदियों को निचोड़ा जा रहा है। यमुना भी लगभग खत्म हो चुकी है, गंगा सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, उस पर भी जिस तरह के खतरे हैं, सरकार का जो रुख है इसके प्रति, गंगा बचेगी भी कि वो भी यमुना की तरह खत्म हो जाएगी? गंगा जी और यमुना जी, गोदावरी, महानदी, काली, कावेरी, कृष्णा, ये जो बड़ी नदी हैं, इन सब बड़ी नदियों में एक एक नदी में हजार हजार छोटी नदियां हैं। गंगा जी में तो 1500 से ज्यादा छोटी नदियां हैं और ये सारी छोटी नदियां आधे से ज्यादा सूख कर मर गई हैं और बड़ी नदियां गंदे नाले बन गई हैं, मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। तो ये जो मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनी है, बड़ी नदियां, इनको, बड़ी नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाने का काम शहरों ने किया है, शहरी आबादी ने किया है और छोटे गांव ने नदियों के पेट से पानी निकाल के उनको सुखाया है। तो दोनों का रोल, शहर और गांव, और शहरों ने ही गांवों की नदियों का पानी खींचकर गांवों को बेपानी बनाया। तो शहरों ने अपनी नदियों को मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाया और गांव की छोटी नदियों को उनका पानी खींच के उनको सुखाया। तो ये जो आज हिंदुस्तान की हालत है नदियों की, वो बड़ी भयानक है। इस भयानक हालत में यदि हम देखें कि कैसे सुधर सकते हैं, तो अभी भी संभावनाएं बाकी हैं सुधरने की। मैंने 2004-05 में आके दिल्ली में यमुना की जो जमीन थी वो सारी बड़ी कंपनियों को दे दी थी सरकार ने। मैं 2007 में आंदोलन शुरू किया सत्याग्रह और सारी लीज रद्द करवाई। 370 से ज्यादा लीजें थी और ये सब बड़ी कंपनियां थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। उस जमाने में खेल गांव के बन रहा था जी। मयूर विहार के सामने की जो सारी जमीनें हैं वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों को अलॉट कर दी थी। थैंक्स टू मनमोहन सिंह, उन्होंने अर्जुन सिंह को ये जिम्मेदारी दी और अर्जुन सिंह ने हमारे साथ बैठ के सुन के हमें, तेजेंद्र खन्ना उन दिनों में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, उन्हें कह के सारी मॉनिटोरियम पास करा के सब बंद करा दी, रद्द करा दी।
इस जीत के बाद तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष जीडी अग्रवाल ने कहा कि यमुना ही क्यों, गंगा में क्यों नहीं। तो अगले साल 2008 में उत्तर काशी में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। मांग ये थी कि भागीरथी नदी पे जो बांध बन रहे हैं वो रद्द हो और भागीरथी नदी को अविरलता के साथ, आजादी के साथ बहने दिया जाए और अब आगे बांध ना बने और इसमें खदानें ना चले। उस सरकार में 2009 में आते आते हम जीत गए। सरकार ने हमारी बात मान ली। मनमोहन सिंह की सरकार। हाँ, मनमोहन सिंह इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे कि वो दिखावटी बोलते नहीं थे, ज्यादा करते थे। मनमोहन सिंह जी ने जयराम रमेश को मेरे साथ हरिद्वार भेज के जीडी अग्रवाल से बात करा के जीडी अग्रवाल की सारी बातें मान ली और भागीरथी नदी पर अब कोई नया बांध नहीं बनेगा, पुराने बांध जो है वो बंद हो जाएंगे और कर दिए। 3 बांध रद्द किए, लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी, और पूरी जो टनल बन रही थी सब रोक दी। वो सरकार थी जिसने तरुण भारत संघ की बातों को सुना, जीडी अग्रवाल की तपस्या को समझा और उनका सम्मान करते हुए सारी बातें मान ली। अब इस जीत के बाद हमने फिर 2012 में पूरी गंगा के लिए लड़ाई लड़ी। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनता है देवप्रयाग में जी। उसके ऊपर बहुत सारी सैकड़ों छोटी छोटी नदियों से ये धाराएं बनती है। तो हमने फिर कहा भाई गंगा को गंगा की तरह आजादी से बहने दो, हिमालय में कोई भी टनल ना बने, कोई भी बांध ना बने। हिमालय में टनल बनेंगे तो खतरनाक है। उस वक्त हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा असर था। आजकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वे अपना पर्चा भरने गए बनारस, तो वो भाषण दुनिया ने सुना है जब उन्होंने कहा था मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, अब मुझे गंगा जी से कुछ लेना नहीं है, देना ही देना है। इन्होंने जीडी अग्रवाल के बात नहीं मानी, तरुण भारत संघ की बात नहीं सुनी और जीडी अग्रवाल 11 अक्टूबर 2018 को अपनी मां गंगा के लिए तपस्या करते हुए प्राण छोड़ के चले गए। वो तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष थे, इसलिए रात दिन में उनके साथ रहता था। दुनिया के सबसे बड़े नदी और पर्यावरण के वैज्ञानिक ने प्राण दे दिए। बर्कले यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि हमें गौरव है कि एक हमारा साइंटिस्ट जो बोल रहा था उसके लिए वो अपने प्राण त्याग देता है। इससे बड़ा क्या होगा। यानी कि इस सरकार ने गंगा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसने गंगा को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया था, घोषणा की थी, उसी ने गंगा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अरे भाई, हमें इनसे बहुत विश्वास था, इसीलिए जीडी अग्रवाल साहब ने अपना अनशन तोड़ दिया था इनके कहने पे 2013 में वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कहने से अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। अच्छा, इन्होंने कहा था? हाँ, लेकिन ये तो 2014 में आए थे। हाँ, तभी तो, तब तक तो ये प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे। इन्होंने कहा कि आप हमें वोट दो, अपना आंदोलन बंद करो, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 3 महीने में तुम्हारी सारी बातें मान के जो तुम चाहते हो सब कर देंगे। तो आंदोलन बंद हो गया था। फिर 5 साल तक इनको पत्र लिखते रहे, इन्होंने नहीं सुना। तब जीडी अग्रवाल ने कहा था ठीक है, तुम मेरी बात यहां नहीं सुन रहे हो। वो चिट्ठी वायरल हुई थी जीडी अग्रवाल साहब की। हाँ, मैं राम जी के दरबार में जाके कहूंगा कि तुमने मेरे साथ जो किया है
और मेरी माँ गंगा के लिए जो किया, के साथ जो अन्याय किया है, उस न्याय की गुहार मैं उनके दरबार में, राम जी के दरबार में जाके लगाऊंगा। और जीडी अग्रवाल राम जी के पास चले गए अपना प्राण छोड़ के, मां के लिए तपस्या करते हुए, पर इन पे कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गंगा के लिए और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक टाइम में थोड़े दिन के लिए गडकरी मंत्री बने थे, तो उन्होंने गंगा के एनवायरमेंटल फ्लो के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी हुआ और 11 अक्टूबर को सुबह सुबह जीडी अग्रवाल साहब ने पढ़ा कि गंगा को केवल लीन सीजन में 20% पानी का फ्लो दिया जाएगा। बस वो उनकी आखिरी मेरे से बोले, जीडी साहब कि मां गंगा को तो इन्होंने डी क्लास की नदी मान लिया। मां गंगा तो ए क्लास की नदी है, विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाली नदी थी। इनके कारण ये सब गड़बड़ हुई है और अब ये और उसकी हत्या करना चाहते हैं। तो मेरी मां की हत्या हो उससे पहले मैं ही चला जाता हूं। जीडी अग्रवाल सबको बड़ा धक्का लगा था और उसको पढ़ने के 2 घंटे बाद चले गए। 6 बार मां गंगा के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। 3 बार जो पहली सरकार थी उसने सुना और उनको उनके प्राण बचाए। ये जो वर्तमान सरकार है आखिरी बार उनको नहीं सुना। तो मां गंगा के लिए अब केवल दिखावटी ऊपर की बातें बहुत हो रही हैं, पर मां गंगा की बीमारी बढ़ रही है। मेरी मां गंगा हृदय रोग की रोगी है, उसमें एनवायरमेंटल फ्लो नहीं है और उसका ये सरकार दांतों के डॉक्टर से इलाज करा रही है। तो तुम जानते हो हृदय रोगी को यदि दांतों की दवाई दोगे तो वो और बीमार होगी ना, और इलाज पे तो पैसा खर्च हो ही रहा है। कहीं घाट बन रहे हैं, कहीं एसटीपी, कहीं ये कहीं वो। हजारों करोड़ रुपए गंगा की सफाई पर, गंगा के नाम पर निकल गए, कहाँ गए पता नहीं। गंगा जस की तस। तो वही तो रोना है। तो ये गंगा की सफाई नहीं, खजाने की सफाई। खजाने की सफाई। और फिर कभी कभी लोगों को खुश करने के लिए माँ गंगा को ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज देते हैं तो जिससे उसके बाल वाल ठीक कर देता है वो, और थोड़े गाल वाल ठीक कर देता है। मेरी माँ का इलाज नहीं कर रहे, उसका दिखावा कर रहे हैं उसके साथ। तो कोई भी संस्था समाज की होती है। तरुण भारत संघ ने जिस तरह से काम किया, कह सकते हैं कि ये सही मायने में एक समाज की संस्था है और संस्था गोल्डन जुबली मनाने जा रही है। तो ऐसे मौके पर संस्था और संस्था के मुखिया, आप उसके अध्यक्ष हैं, तो समाज के लिए संस्था और आपका क्या संदेश होगा? देखो, तरुण भारत संघ अपने 50वें वर्ष में एक तो दुनिया को ये सिद्ध करना चाहता है कि ये जो धरती को चढ़ता बुखार और मौसम का बिगड़ता मिजाज है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसका इलाज पानी के प्यार से और जल के संरक्षण से होगा। उससे हरियाली बढ़ेगी जी, और हरियाली कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करेगी, सोख लेगी, टेम्परेचर ठीक होगा, तो जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा होगी। इसके लिए हम लोग अपने 50 साल के अनुभवों को दस्तावेजीकरण कर रहे हैं जी, और जगह जगह पर पूरे भारत में
पानी पंचायतें आयोजित करेंगे। इससे जल साक्षरता होगी, नदियों की चेतना जगेगी और एक तरह से ये जो सामाजिक काम है ये आगे बढ़ेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि संस्था की जो आगे की योजना है ये जलवायु परिवर्तन मिटिगेशन की तरफ संस्था अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तरुण भारत संघ युवाओं को इस काम में बड़ी से बड़ी संख्या में, क्योंकि नाम ही तरुण भारत संघ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो तरुण भारत संघ का ये लक्ष्य है कि तरुणों को पानी के प्यार के साथ जोड़ के प्रकृति के रक्षण और संरक्षण के काम में लगाए और युवाओं के मन में ये संस्कार हो कि वो प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही अपनी श्रम निष्ठा से प्रकृति को दें। प्रकृति हमारी भोग की वस्तु नहीं है, वो तो हमें चलाती बनाती है। इसलिए जो हमारी चलाने बनाने वाली माँ है प्रकृति, उसको हम प्यार करें, फिर उस पर विश्वास करें, फिर उसके प्रति श्रद्धा भाव से अपनी श्रम निष्ठा से काम में जुड़ जाए। बस यही तो संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद दससभा के साथ बातचीत करने के लिए। तो मित्रों, ये थे राजेंद्र सिंह जी। आपने सुना कि पानी एक ऐसा प्रकृति का तत्व है, ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो कि सभी समस्याओं का समाधान है। जलवायु परिवर्तन का समाधान भी पानी ही है। तो इसलिए पानी को बचाइए और बारिश के पानी को भी रोकने की कोशिश करिए यदि आपके पास उसका बंदोबस्त हो, नहीं तो बंदोबस्त कीजिए। बहरहाल आज की ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं, और यदि ये बातचीत आपको अच्छी लगे, आपके काम का हो, समाज के काम का हो, तो इसे मित्रों, परिचितों, सभी को, समाज के हर वर्ग को शेयर करें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये और अच्छी बात होगी, ताकि जब भी इस तरह की बातचीत हम लेकर के आए तो उसकी जानकारी तत्काल आपको मिल जाए। तो आज की सभा में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।